हाँ भाई, तो कल अपन ने क्वेश्चंस कर रहे थे, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था अपन ने, है ना, ध्यान आ रहा होगा। वापस वही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी टाइप का। ये है पॉइंट P और यहाँ एक लाइट रे आ रही है, ये डिस्टेंस जो है वो है 0.6r। इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ C। तो क्वेश्चन यही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे CP लाइन को कहाँ कट करेगी, ये बताइए। इस CP लाइन को आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कट करेगी, यही क्वेश्चन है। फटाफट करके बताओ मेरे को, कल जो सीखा था वही बात है। कहाँ पे कट करेगी ये बताइए। करो जल्दी जल्दी करके बताओ मेरे को। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम यदि मैं बात करूं तो क्या था हमारा, याद करिए उसको। नॉर्मल ड्रॉ करना, और यही था। नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला है। तो क्या यहाँ से नॉर्मल पास होगा? ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे ये एंगल, कितना एंगल है बताइए। ये एंगल कितना होगा, दिख रहा है 0.6 आ रहा है आपको। तो ये 0.6 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा 0.6 आर ही होगा। तो ये 0.6 आर है, और ये कितनी है कैपिटल आर। तो ये 0.6 आर है, ये कैपिटल आर है, तो 0.6 आर अपॉन आर 0.6, 6/10, 3/5, 3/5 का एंगल हमें पता है कितना हो गया 37 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया 37 डिग्री। अब ये वाला एंगल 37 हो गया, तो क्या ये भी 37 होगा? अरे चेक करो, ये वाला 37 हो गया, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये भी लिख दिया हमने 37 डिग्री, ठीक बात है। अब ये लाइट रे कहाँ जाएगी? तो यहाँ 37 हो, तो अब 37 पे जाएगी। 37 का डबल कितना होता है 74 होता है, लेस देन 90 होता है। ये मैं इसलिए ध्यान कर रहा हूँ कि 90 से इधर जाएगी कि इधर जाएगी, ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए बात है। तो कितने पे जाएगी 37 पे जाएगी। तो ये हमने 37 लिया, यहाँ कट करेगी। ये दूरी कितनी है ये हमें निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है? यहाँ इस पॉइंट C से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है, क्लियर है बात। ये 37 है, ये 37 है, ये एंगल बोलिए कितना हो गया 74 माइनस कर दीजिए 180 में से 10 है 106 हुआ ना, 106 डिग्री। ये 106 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन इतना ही रह गया है कि ये वाली साइड कैपिटल आर है, ये क्या करना है हमें निकालनी है ये लेंथ। माना कि ये लेंथ x है, माना कि ये लेंथ x है, तो यदि ये x है तो ये भी x होगी क्या? अरे 37 के सामने है, ये भी 37 के सामने, कौन सा ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये भी x है, ये x है, तो ये भी x है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट भी हो गया क्या ट्रायंगल? अरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? कब देखते हैं अभी, कब कॉन्ग्रुएंट हो क्या होगा।
अब हमें ये निकालना, ये निकालने के तरीके क्या हैं, ट्रायंगल को डील करने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपके जो दिमाग में है वो लगा सकते हो। 3 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका है, देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहला तरीका है मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ बाइसेक्टर पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये वाला ट्रायंगल को देखिएगा आप, ये एक्स है, ये 37 है, ये एक्स है 37 है 90 डिग्री है, यहाँ भी ये एक्स 37 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये टोटल आर थी तो ये r/2 होगी, और ये भी क्या होगी, r/2 होगी। होगी कि नहीं होगी। और ये हमारे पास r/2 आ गई तो मैं क्या निकालूँ, अक्स निकालना मेरे को। अक्स क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेंस, और ये क्या है, बेस। बेस अपॉन हाइपोटेंस कौन होता है, तो cos 37 इक्वस टू मैं क्या लिखूँगा, r/2 अपॉन एक्स। तो x इक्वस टू आ जाएगा r/2 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5। तो ये आंसर आ जाएगा x इक्वस टू कितना, 5r/8। इतनी दूरी पे कट करेगी, ये आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया इस ट्रायंगल को सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इस ट्रायंगल को सोल्व करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता था इस अक्स को निकालने का, साइन रूल लगा दूं। साइन रूल लगा दूं तो साइन रूल क्या कहता है आपको, साइन 37 की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या आएगी मेरे पास, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 37 डिवाइडेड बाय क्या, एक्स। अरे साइन 37 डिवाइडेड बाई एक्स, उसके सामने वाली साइड, दैट इज इक्वस टू क्या, साइन 106। साइन 106 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अरे टोटल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। और साइन 106 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, हमें पता है, साइन 2 थीटा से। अरे 2 थीटा से 106 किसका डबल है, 53 का डबल है ना। तो 2 इंटू 53 साइन 2 इंटू 53, तो 2 साइन 53 कोस 53, ये आ जाएगा क्या, 2 साइन 53 कोस 53 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो साइन 37 से कोस 53 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स, कैलकुलेट हो गया। एक्स इक्वस टू क्या आ गया आपके पास में, एक्स इक्वस टू आर डिवाइडेड बाई 2 साइन 53। साइन 53 की वैल्यू बोलो, साइन 53 आएगा ना डिवाइड में, एक्स इक्वस टू r/2 कितना, 4/5, वही आ गया। देखो आप, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या लगा दूं मैं इसमें, कोसाइन रूल लगा दूं। कोसाइन रूल क्या कहता है आपको, कोई भी ट्रायंगल है आपके पास में, कोसाइन रूल क्या कहता है, ये एंगल्स हैं ABC, तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोस A की वैल्यू कैसे निकालूंगा, B के सामने वाली साइड को B कह दिया मैंने, इसको A कह दिया, इसको C कह दिया। तो कोस A इक्वस टू क्या लिखूंगा बोलो, B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाई 2BC। तो ये लगा दूं, तो मैं यहाँ लगाऊं cos 37, तो cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास बताइए। cos 37 की वैल्यू हम निकालेंगे तो cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी, तो cos 37 के लिए ये साइड का और ये कैपिटल आर, अरे पूरे ट्रायंगल में लगा रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा, x² प्लस r² माइनस दिस x² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ BC एक्स आर। अरे यही ना, इसको भी सोल्व करोगे तो सेम आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि रन टाइप में आपका दिमाग कैसे चल रहा है। नहीं, सबसे इजी तरीका कौन सा लग रहा है आपको, सबसे इजी तरीका कौन सा लग रहा है तीनों में से, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला, जो पहले सबसे पहले किया अपन ने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाए और फट से निकल गए इससे। तो ट्रायंगल को डील करने के 3 तरीके होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते चलो फटाफट। कर लिया, नेक्स्ट।
फिर से वैसा ही सवाल दे रहा हूँ। इस बार ये जो हाइट दी गई है ये h है, h है। ये पॉइंट को मैंने कह दिया m, इसको कह दिया मैंने p, और ये है पॉइंट c। जल्दी करके बताइए फटाफट। सेम सवाल है, कुछ अलग बात नहीं है, सेम सवाल है, कोई अलग अहमियत नहीं है इसकी। बस इसकी अहमियत इतनी है कि नहीं करने में मार पड़ सकती है। जल्दी करो, सेम टाइप के सवाल हैं। आर लेनी है रेडियस, जनरल टर्म्स में करवा दिया मैंने ये सवाल, बस फटाफट करिए। रेडियस आर ही लेनी है। जल्दी करो। हेलो जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताओ। मैम मैं एक बार क्लास में हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ आपसे, है ना? ऑनलाइन चल रही है क्लास। ठीक। क्या हुआ क्या भाई? हो गया? हो जाना चाहिए था। क्या करेंगे? पहला काम तो वही है, सबसे पहला काम क्या है? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताइए मेरे को। माना कि ये एंगल थीटा है, अब हमें नहीं पता तो थीटा लेंगे जनरल एंगल। ये भी क्या है? थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो लाइट रे कहाँ कट करेगी भैया? थीटा पे ही कट करेगी आकर के। ये हमने कहा ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो इस डिस्टेंस के लिए माना ये डिस्टेंस कितनी है? x है। ये x कैलकुलेट करनी है हमें। क्या करूँ इसके लिए? ये कैपिटल R है। तो अभी हमने देखा था कौन सा तरीका बढ़िया था? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला बढ़िया था, नॉर्मल ड्रॉ करने वाला। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r/2। तो थीटा कैसे निकाल, यहाँ कितना निकालूंगा मैं? कोस थीटा इक्वस टू एक्स, कोस थीटा इक्वस टू r/2x, r/2 डिवाइडेड बाई x, तो r/2x हो जाएगा हमारे पास में। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में? कोस थीटा की वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हैं? हैं? क्या करें? थीटा निकालेंगे। अब कोस थीटा कहाँ से निकालें? अब हमें x निकालना है, तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास r/2 कोस थीटा। लेकिन थीटा कहाँ से निकाले? थीटा यहीं से निकालते थे हम हमेशा। h गिवन है हमारे पास में, तो ये h है हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वस टू h डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो साइन थीटा इक्वस टू h डिवाइडेड बाई कैपिटल R, और एक बार साइन थीटा हमें मिल गया तो कोस थीटा कौन सी बड़ी बात है? कितना आ जाएगा कोस थीटा? क्या आएगा? √r² प्लस माइनस 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 h² अपॉन r आ जाएगा।
अरे समझ गए, हाइपोटेन्यूस आ गया, ये था क्या, सॉरी ये बेस आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ये था आपके पास में ट्रायंगल का। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना आया, r डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कोस थीटा की वैल्यू है कितनी, r डिवाइडेड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यही है क्या, उल्टा लिख दिया क्या, रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू r, तो r स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, ये टर्म हमारे पास में आ गई। कोई प्रॉब्लम किसी को, नोट करके लिखो, इफ h इज स्मॉल, if h is small in comparison with capital R, h is small in comparison with capital R, तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू, h छोटा हो तो r स्क्वायर का रूट r आएगा, तो r बाई 2, x इक्वल टू r बाई 2, तो कहाँ कट करेगी लाइट रे, अरे r बाई 2 पे, ये टोटल r है, और बचपन से यही तो रटा है अपने कि पैरेलल आने वाली लाइट रे जो है वो फोकस से जाती है, और फोकस कहाँ होता है, r बाई 2 पे होता है, अरे यही तो रटते हैं बचपन से, लेकिन वो कब होता है, व्हेन h इज़ वेरी स्मॉल, h स्मॉल नहीं है तो हम जो करते हैं वैसे सवाल करेंगे, समझ गए, h बहुत छोटा है तो पैरेलल आने वाली लाइट रे कहाँ से जाएगी, r बाई 2 से, मतलब फोकस से पार करेगी, क्लियर है। दिस इज ट्रू इफ एंगल ऑफ, दिस इज ट्रू इफ एंगल ऑफ incidence is small, such light rays are called paraxial light rays, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो तो इन लाइट रेज को क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल, आगे फिर भी बात करेंगे, आगे भी आएगी, पैरेक्सियल लाइट रेज बोलते हैं, ठीक है। अभी तो दो रूल देखते हैं बस, पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी पे काम करना है, और एक इम्पॉर्टेंट और है जिसकी जानकारी होनी जरूरी है, चले आगे। मान लीजिए कि ये मिरर है, यहाँ एक, यहाँ से लाइट रे आ रही है, यहाँ नॉर्मल होगा ये उसका, थीटा एंगल पे आ रही है, यदि ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे किधर जाती बच्चों, सीधी चली जाती इधर, ऐसे ही तो जाती, अब ये है तो क्या हुआ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, तो इधर जा रही होगी, अब थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये आएगी। अब हम क्या कहेंगे कि यदि ये लाइट रे इधर जा रही थी, जाते जाते मुड़ किधर गई, इधर की ओर मुड़ गई, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से मुड़ गई ना, इधर जा रही थी इधर, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई बताइए, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, ये टोटल स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल बनता है, 180 माइनस 2 थीटा, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा, क्या सही आंसर हो गया अभी आंसर अधूरा है, डेविएशन किधर, अगला उधर ले लेगा तो 180 माइनस 2 थीटा, तो क्या बोलोगे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज कंप्लीट आंसर, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान रखना है, रटना वटना नहीं है इनको, ठीक है। तो लिख दो एंगल ऑफ डेविएशन,
हेडिंग डालो एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा भाई एंगल ऑफ डेविएशन कि देखेंगे हम इनिशियली लाइट किधर जा रही है और 2, 5, 10 बार रिफ्लेक्शन वगैरह होने के बाद में किधर जा रही है फाइनली, उनके बीच की एंगल जो है वही एंगल ऑफ डेविएशन है। देख दो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बताइए, आसान आसान सवाल लेता हूँ पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। अब आप करते जाइए, मेरे को बताते जाइए। ये 30 डिग्री पे आया, बताइए किधर जाएगी, कितना डेविएशन आएगा, बताइए बताइए जल्दी। और उसको नहीं, वो फॉर्मूला नहीं देखना है, अपने तरीके से करना है। यहाँ सीधा उसी में लगा दिए, थोड़ी देर बाद वो लगना बंद हो जाएगा नहीं तो। हाँ, क्या इसको आगे बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किया, ये भी 30, तो ये आ गया डेविएशन कितना आया 180 माइनस 60 कितना आया हैं 120, तो हम कहेंगे 120 डिग्री डेविएशन इज व्हाट 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है भैया, इसको ऐसे भी तो दे सकता है, यहां से कितना, अरे यहां से ये भी तो डेविएशन ही है, इधर जाना चाह रही थी उधर, इधर से दे दिया कि इस लाइट रे और इमरजेंट के बीच का एंगल है कितना बचा 240, तो वो कह देगी ये है भैया 240 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 240, यहाँ से 120 एंटी क्लॉकवाइज 240 क्लॉकवाइज, एक ही तो बात है, दो बात थोड़ी है ना। तो ऑप्शन ये भी तो आ सकता है 240। अरे समझ गए, क्लियर है बात। नेक्स्ट सवाल, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, तो बताइए क्या करेंगे। बताइए, कितना आया अरे बोलो, जाना चाह रही थी किधर, इधर, ये है, ये 30 तो आपको बताया हुआ है मेरा कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, ये वाला भी 30 ही होगा, ऊपर से नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान है क्या, कल बताया था ना। अरे वो 30 तो ये 90 माइनस 30, तो ये भी 90 माइनस 30, तो ये 30 आएगा, ये 30 ये 90, तो ये कितना रह गया 60, तो ये 60, तो ये कितना आएगा, अब जो भी आएगा 60 ही आएगा, ठीक है। तो पहले डेविएशन कितना आ गया
ये इधर गई है, तो ये हो गया del 1, और अब ये लाइट रे इधर जाना चाह रही थी, ये हो गया क्या, del 2। अरे चेक करो, del 1 कितना आया, del 1 की वैल्यू आएगी, आपको दिख रहा है ये पूरा कितना है, ये एंगल 30 था, ये भी 30 है, ये एंगल कितना है, अरे ये एंगल कितना है, 30 है। क्यों है 30, क्योंकि इसके सामने वाला है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का डेविएशन आ गया, तो हम कहेंगे del 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। del 2 बताओ कितना है, ये 60 तो ये भी 60, तो 120 डिग्री किस डायरेक्शन में हो गया भैया जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है बात, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो नेट कितना डेविएशन आ गया, नेट डेविएशन बताइए, दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, तो अपोजिट होते तो घटते, तो क्या हो गया 180 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन आ गया। ठीक है, क्लियर है। यदि ये मान लो कि क्लॉकवाइज में होता है 60, तो हम कहते हैं 180 एंटी क्लॉकवाइज माइनस 60 क्लॉकवाइज, तो 60 क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। कर लोगे ऐसे, ये ले लेना है डेविएशन का। एक और सवाल देता हूँ, ये 70 डिग्री का एंगल गिवन है आपको, और यहाँ लाइट रे आ रही है 20 डिग्री पे, बताइए कितना आएगा डेविएशन। क्या करेंगे भाई, किधर जाना चाह रही है लाइट रे, किया क्या, कितना है आंसर बताओ मेरे को फटाफट। बताइए, बात करके नहीं बताना है, अपना अपना ही बताना है। कितना आ रहा है 180, देखते हैं अभी। ये 20 पे आया, ये 20 पे आया, तो ये भी 20 पे जाएगी। अब ये भी 20 है सामने वाला, और ये 70 है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया हैं 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब कहाँ आ गई ये, नॉर्मल था वहीं पे आ गई, 0 डिग्री पे आई, 0 पे आई तो 0 पे ही जाएगी, तो 0 पे ही जाएगी, समझ गए। तो डेविएशन कितना हुआ, ये जाना चाह रही थी इधर, ये डेविएशन हो गया, आराम आराम से करिए, del 1 कितना हो गया, del 1 40 डिग्री क्लॉकवाइज, कितना हो गया 40 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगला बताइए क्या हो गया, ये हो गया 40 डिग्री क्लॉकवाइज। अगला क्या करेंगे, ये 90 है,
तो यहाँ पे आई कितने पे, इधर आना चाह रही थी और इधर वापस चली गई, तो कितने डिग्री का डेविएशन हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो डेल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो नेट डेविएशन कितना होगा, तीसरा और भी है, कितना, इधर आई, इधर जाना चाह रही थी और चली गई उधर, ये डेल थ्री कह दूं इसको, डेल थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 20 है। तो डेल थ्री इज वाट है 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेट डेविएशन बताओ मेरे को, डेल क्या आएगा, है 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ गया, अरे 180 डिग्री क्यों आ गया, कर लोगे, मतलब इधर जाने के उधर जा रही थी, तो ये कितना हो गया, हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया, तो 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री मतलब ये। अब इसमें कोई डेविएशन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, ये ध्यान रखिए, आगे बहुत काम आएगी, कि इफ एनी लाइट रे कम्स एट एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस या अलोंग द नॉर्मल, देन लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। लाइट रे 90 डिग्री पे आएगी किसी भी सरफेस पे, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, देखो जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, ये लर्निंग है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी सरफेस पे लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है या अलोंग द नॉर्मल आ रही है, तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। लिख दीजिए इस बात को, इफ लाइट रे फॉल्स if light ray falls normally if light ray falls normally on any mirror, if light ray falls normally on any mirror, then after that it retraces its complete path. Then after that it retraces its complete path. ठीक है, किसी भी मिरर के सरफेस पे 90 डिग्री पे आ रहा है तो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। एक और करना दे रहा हूँ, एक और करिए, ये करिए, जल्दी करके बताइए मेरे को फटाफट। जल्दी जल्दी कर दो। कितना आया भाई,
बताओ। आया क्या आंसर किसी का? देखो आराम आराम से करते हैं, इधर आ जाए तो मेरे को बता देना आपका। ये कितना डिग्री हो गया? 20। 20 पे आया है तो कितने पे जाएगा? 20 पे ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये 20 पे जाएगा तो ये कितनी डिग्री हो गया? 100। ये वाला हो गया 100 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। तो ये कितने डिग्री पे आया? नॉर्मल कितना है यहाँ? नॉर्मल कितने डिग्री पे है यहाँ? अरे 10 डिग्री, चेक करो, ये हो गया 10 डिग्री, 90 प्लस थीटा। ये जाना चाह रही थी इधर, एकदम आराम से करेंगे, गरीब आदमी की तरह भाई, बिल्कुल नहीं यार, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से। कितना है तुम्हारा आंसर? चेक करके बता रहे हो एक दूसरे को बात करके। 200 आया। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखो चेक, ये हो गया 10, तो 10 पे आएगी तो कितने पे जाएगी? 10 पे ही जाएगी, ये भी 10 आ जाएगा। और ये 10 हो गया, 10 और 10, ये 10 हो गया तो कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? है 40। क्यों हुआ 40? क्योंकि ये 20 हो गए तो ये 80 हो गया, और 80 और 60 कितने हो गए? अरे ये 80 हो गया भाई, ये वाला एंगल जो है 80 हो गया, तो ये 80 और 60 कितना हो गया? हैं 140, तो ये 40, और ये 40 पे आएगी तो कितने पे जाएगी? 40 पे ही जाएगी। अरे क्लियर है, ये चली गई। अब आपको डेविएशन लिख देना है, तो del 1 कितना आया बताइए मेरे को? ये 40 डिग्री क्लॉकवाइज। del 2 बताइए कितना आएगा? del 2 कौन सा है? ये जा रही है और ये इधर आ गई, तो ये है del 2। तो del 2 कितना हो गया आपके पास में? तो ये एंगल कितना है बताओ? ये, अरे ये 100 था तो ये कितना है? 80, और ये 80, तो ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 80, और 80 प्लस 80 कितना हो गया? 160। तो 160 किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। और तीसरा क्या बचा? ये जाना चाह रही थी इधर और चली गई इधर, तो ये 40, तो ये भी 40, तो 40 प्लस 40 80। तो del 3 क्या आ गया? ये जो del 3 है ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो del कितना आ जाएगा? नेट नेट बताइए। एंटी क्लॉकवाइज हो गया 240, 240 में से 40 क्या कर दिया? माइनस, तो 200 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, करने हैं आपको, कल करके लाने हैं। ये एंगल है थीटा, और ये जो एंगल है वो है अल्फा। अल्फा पे गिरी है आकर के। मैं आपको अल्फा और थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ कि अलग अलग अल्फा और थीटा की वैल्यू क्या क्या है। 15 है, 70 है, 15 है, 60 है, ये 45 ले लीजिए। अलग अलग वैल्यूज़ में दे रहा हूँ। ये 10 ले लो, ये 80 ले लो, ये 50 ले लो, ये भी 50 ले लो, और ये 20 ले लो, 30 ले लो। ये करके लाओगे कल, समझ गए? मिरर आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, मिरर बहुत लंबा, आपकी कॉपी ख़त्म हो जाएगी, मिरर ख़त्म नहीं होगी। ये नहीं कि सर मिरर ही ख़त्म हो गया इसलिए बाहर निकल गई रे, ये नहीं करना है काम, ठीक है? ये करके लाओगे। 6 सवाल डालें, 6 सवाल करके लाओगे कल। पक्के करके लाने। चलिए हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
कल हमने क्या पढ़ा था कि कोई लाइट रे जो किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई सरफेस नहीं बनी जिसका 100% पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए या 100% ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो मिरर को पढ़ते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ रिफ्लेक्शन पे होता है, इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे नहीं दिखाते हम। और जब रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो हमारा फोकस रिफ्लेक्शन पे नहीं रहेगा, रिफ्रैक्शन पे ही रहेगा, इसलिए हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ रिफ्रैक्टेड लाइट रे को ही दिखाते हैं। ठीक है, तो वही बात है। तो ये कोई सरफेस है, यहाँ कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई तो मैं रिफ्लेक्शन की बात नहीं करूँगा, सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करूँगा। ये है मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये है मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो ये लाइट रे आई कितने डिग्री पे आई है, 90 पे नहीं आई, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री पे आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जाएगी कितने पे, सीधी चली जाती है। लाइट रे गोज अनडेविएटेड। ठीक है, लिख दो, इट गोज अनडेविएटेड, अनडेविएटेड चली जाएगी बिना मुड़े। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ द इंसिडेंस इज नॉट नॉर्मल, if the incidence is not normal, the light ray get deviated, the light ray get deviated. If the incidence is not normal, the light ray get deviated from its path. Incidence is not normal, the light ray get deviated from its path. It is called refraction. It is called refraction. It is called refraction. There are two cases. डेविएट हो जाएगी, तो डेविएट होगी तो दो केस होंगे। दो केस कौन से होंगे, पहला होगा μ1 इज ग्रेटर देन μ2। पहला केस क्या होगा भाई, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। किधर जाएगी लाइट रे, इधर आ रही है, मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो किधर जाएगी, ये μ1 है, ये μ2 है, और μ1 बड़ा है, बड़ा है तो किधर बेंड करेगी, μ1 बड़ा है, बड़े से किस में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट करेगी। लिख दीजिए, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, आपके पास में ये सिचुएशन होती तो केस 2 μ1 इज लेस देन μ2, μ1 μ2 से छोटा है, तो किधर जाएगी भैया बताइए, ये μ1 है, ये μ2 है, μ2 डेंसर है, डेंसर में जाएगी तो किधर जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अब इसके भी रीज़न है, हमें चाहिए नहीं है, अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्यों बेंड कर रही है, कर जाएगी, आप इतना ध्यान रखिएगा, हमारे सवाल करने के लिए पर्याप्त है। टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल, और रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी लाइट रे। क्लियर है, अब वो ऐसे दे दे कि ये लाइट रे आ रही है और यहाँ मीडियम की स्पीड है 2 × 10⁵, और यहाँ दे दिया 3 × 10⁶। स्पीड्स दे दी आपको, बताइए किधर जाएगी लाइट रे, कौन सा ज़्यादा डेंसर है। तो आपने पढ़ा था किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है। तो C/V, V जिसका ज़्यादा
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, कम हो गया तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है बात। और बताइए, आपको कहा कि ये लाइट रे आ रही है यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 और इसका दे दिया 5, किधर जाएगी, हैं, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अरे बेसिक सी बातें हैं, तो पता ही है सबको, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। उल्टा भेज दिया तो लाइट रे को ऐसे कर दो, मैं ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2 और ये है 3, अब बताइए किधर जाएगी। अरे ये कोई जरूरी नहीं कि लाइट रे ऊपर से गिरती है, किधर से भी आ सकती है लाइट रे, तो अब किधर जाएगी, डेंसर में जा रही है रेयर से, तो किधर जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है ना। और ये आपको पता ही है कि रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है लाइट रे, तो यदि यहाँ गिराओगे तो इधर चली जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो अवे टुवार्ड्स नॉर्मल, तो डेंसर से रेयर में आएगी तो यहाँ डालोगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेगी। क्लियर है, ये बात हम जानते, पहले भी देख चुके हैं। लिख दीजिए, इट फॉलोज रिवर्सिबिलिटी लॉ, इट फॉलोज रिवर्सिबिलिटी ऑल्सो, लिख दो, इट फॉलोज रिवर्सिबिलिटी ऑल्सो, रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, इट फॉलोज रिवर्सिबिलिटी ऑल्सो। लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें लिखिए इफ ए लाइट रे, if a light ray exists in medium, exists, if a light ray exists in medium 1, exists in medium 1 as well as medium 2, as well as medium 2, क्या कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि 1 से 2 में जाए, समझिए भाषा को, मैं कह रहा हूं कि एग्जिस्ट यदि हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले से दूसरे में जाए। इफ लाइट रे एग्जिस्ट्स इन मीडियम 1 एज वेल एज इन मीडियम 2, दोनों मीडियम में एग्जिस्ट कर रही हो लाइट रे, एंड इट मेक्स एंगल, एंड इट मेक्स एंगल θ1 एंड θ2, and it makes angle θ1 and θ2 with normal, with normal in respective mediums, in respective mediums, then क्या होगा भाई, मैंने क्या कहा कि कोई लाइट रे है वो दोनों मीडियम में एग्जिस्ट करती है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका है μ2, और ये लाइट रे कितना एंगल बना रही है यहाँ, θ1, और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ, θ2। मैंने ये नहीं कहा पहले से दूसरे में जा रही है, और मैं लाइट रे एरो भी नहीं लगा रहा हूँ, पहले से दूसरे में जा रही है, दूसरे पहले में जा रही है, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब है दोनों में। तब हम क्या कह सकते हैं, लो क्या कह रहा है कि μ1 sin θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 sin θ2 होगा, मतलब म्यू साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फॉर ए गिवन मीडियम कांस्टेंट रहेगी। यदि वहाँ लाइट रे थीटा एंगल बना रही है तो नॉर्मल के साथ, तो म्यू और साइन थीटा प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये किसका लॉ है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इन्हें, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही है। समझ गए। इस डायग्राम के हिसाब से कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंसर है भाई, हाँ, पहला कि दूसरा, पहला डेंसर है ना।
अरे ये तो अलग ही आ गया स्ट्रक्चर, छोड़ो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिएगा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ √2 है और यहाँ 1 है, मतलब बाहर के मीडियम का 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अंदर का ये स्फीयर है, ग्लास वगैरह का बना हुआ जो भी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे। तो बताइए कि लाइट रे किधर जाएगी, क्या होगा इस लाइट रे का? ये हमारा क्वेश्चन। ये जो डिस्टेंस है ये है r/√2। करिए। क्या करेंगे सबसे पहले? पहला काम क्या होगा हमारा? नॉर्मल ड्रॉ करना। सबसे पहला काम तो यही होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ से जाएगा नॉर्मल? सेंटर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होगी। ठीक है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? ये एंगल हो जाएगा, हमें नहीं मालूम कितना हो जाएगा, माना कि एंगल हो गया θ1। θ1 होगा कुछ एंगल। किधर जाएगी? यहाँ से θ1 से अंदर जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, रेयरर से डेंसर में जा रही है। टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी थोड़ा, अरे करेगी कि नहीं? टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। कितना बेंड करेगी? ये एंगल मान लीजिए कि θ2 है, तो कैसे निकालूं θ1 और θ2? ध्यान दें, यदि ये θ2 है तो ये भी कितना होगा? θ2। अरे होगा तो कैसे निकालो हम θ1 θ2? कितनी आ जाएगी θ2? θ2 के लिए हमारे पास में ये डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? r/√2। और ये कितनी है? r। कौन होगा θ1? हाँ ये वाला एंगल, हाँ सॉरी, θ1 होगा। क्या? ओ ये पैरेलल नहीं है ना, मैंने क्यों कर दिया ये? अरे ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये तिरछी लाइन है ना, θ1 होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? r/√2। तो r/√2 और θ1 कितना आ जाएगा हमारे पास? sin θ = r/√2 अपॉन r, तो 1/√2। तो sin 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? sin θ = 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री। तो θ1 आ गया हमारे पास में कितना? 45 डिग्री। ये यदि 45 है तो θ2 कितना आ जाएगा? लगाइए स्नेल्स लॉ, कितना आ जाएगा? हम कहेंगे 1 sin 45 = यहाँ के लिए √2 μ2 और sin θ2। अरे चेक करो, ये आया। sin θ2 कितना आ गया बताइए? 1/2। तो θ2 कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये आ गया θ2, ये आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 आ गया, ये कितना था? 45। तो ये 45 था ये वाला, तो ये कितना हो गया बताओ? 180 - 45 1, और ये 135 हो गया, ये 30 हो गया। और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, तो वो ये आएगा इस सरफेस पे। तो ये 30, ये 135, तो ये कितना आ गया? हैं 15 डिग्री। अब ये 15 आ गया, तो आगे क्या करेगी अब लाइट रे? किधर जाएगी? डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो इधर कहीं जाएगी। कितनी डिग्री पे जाएगी? मान लो मैं इसको अल्फा कह दूं, तो क्या लगाऊं? फिर से स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। क्या लगेगा? √2 sin 15 = 1 × sin अल्फा। अरे चेक करो भाई, तो sin अल्फा = आ जाएगा √2 sin 15।
या अल्फ़ा इक्वस टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √2 साइन 15। साइन 15 की वैल्यू लिख पाओ तो ठीक, नहीं लिख पाओ तो ठीक, ऐसे छोड़ दो। वैसे क्या होती है साइन 15 की वैल्यू, √3 - 1/2 √2, है ना। अरे क्लियर है। डेविएशन कितना आएगा, अरे डेविएशन कितना आएगा बताइए। ये किधर जाना चाहती थी, इधर, कितनी घूम गई, अरे ये और ये के बीच में पूरा 45 था, 45 में 30 माइनस किया था 15 डिग्री, अभी 15 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है यहाँ। और ये वाली इधर जाना चाह रही थी, ये कितनी घूम गई, तो ये 15 था, ये पूरा 15 है। अरे निकाल लोगे, ठीक है। ये कितने घूम जाएगी, एंगल्स निकालिए। ये बताइए ये कितना है, ये एंगल कितना है, हैं 135 + 45 -180 करो। अरे ये 45 हो गया, ये 135 हो गया, वैसे भी ये कितना आ गया तो, हैं 135 ये पूरा है, 135 पूरा एंगल है, ठीक है। तो ये 30 है, ये 15 है, तो ये बीच का कितना बचा, हैं उसको 135 मान करके तो हमने गलत ले लिया फिर ये, नहीं ये तो सही लिया क्या, ये पूरा 135 ले लिया हमने, गलत ले लिया ना। हाँ तो वो कितना आएगा वो बताओ, ये एंगल कितना आएगा, ये 30 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना है, इतना इतना है 120, क्यों आएगा, ये 30 है तो ये कितना होगा, क्यों होगा, हैं आइसोसेलेस है, ये भी आर है तो ये भी क्या है, आर है, तो इसके सामने वाला ये 30 सामने वाला आर है तो ये भी आर के सामने वाला 30 होगा। अरे समझे क्या, ये 30 होगा। और फिर हमें इसको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेगी। अरे 1 से √2 वाले मीडियम में 45 से 30 पे आई तो 30 से 45 पे जाएगी, ख़त्म बात। अरे चेक करोगे तो ये कितना आने वाला है, ये आपका अल्फ़ा 45 आने वाला है, समझ गए बात को, वो नहीं है, कितना आएगा 45 आएगा, क्लियर है। रिवर्सिबिलिटी हो रही है ना 45 से 30 पे, तो 30 पे आएगा तो कितने पे जाएगी, अब रेयर से डेंसर में आई, 45 पे आई तो 30 पे, उसी डेंसर से वापस रेयर में जाएगी तो 30 से वापस 45 पे जाएगी ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, वापस से 45 हो जाएगा नॉर्मल के साथ वाला, ठीक है। तो नेट डेविएशन बता दो मेरे को, तो डेविएशन कितना हुआ, ये तो 15 का हुआ था, यहाँ कितने का हुआ, ये हो गया 45, ये होगा सॉरी 45 डेविएशन, तो डेविएशन कितना होगा, ये 30, अरे इधर जाना चाह रही थी लाइट रे, गई है इधर, तो ये 30 तो ये 30 तो 15 ये चली गई, तो 30 डिग्री का डेविएशन हो गया, 15 डिग्री क्लॉकवाइज और 15 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी, चले आगे, बड़ा सवाल करा दिया मैंने ज़्यादा जल्दी, थोड़ा सा, वैसे तो कुछ भी नहीं है, इजी है। यही आता है क्वेश्चन, क्या होगा लाइट रे का, क्वेश्चन क्या है, क्या होगा लाइट रे का, तो लाइट रे ऐसे ऐसे जाएगी साहब, ऐसे इधर चली जाएगी, अगला क्वेश्चन वही है फिर से, क्या होगा लाइट रे का, लिखिए
ये मीडियम है 1 और ये वाला है √2, ठीक है। यहाँ लाइट रे आई है 45 डिग्री पे, पूछा है क्या होगा लाइट रे का, बताइए क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना होने वाला है 45 होने वाला है। और ये 45 होगा, लाइट रे किधर जाएगी, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो किधर जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में, क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप कहोगे 1 sin 45 इक्वस टू √2 sin थीटा। तो sin थीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा 1/2, तो थीटा इक्वस टू 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, आ जाएगा। नेक्स्ट, ये 1 वाला है, ये 6 वाला है, ये 3 वाला मीडियम है। सवाल वही है क्या होगा लाइट रे का, ये 30 डिग्री पे गिरी है यहाँ, बताइए। जल्दी जल्दी करते चलो, पेन चलाते चलो फटाफट फटाफट, इनमें कुछ भी नहीं है सवालों में। किधर जाएगी, डेंसर में जा रही है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। माना कि ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। तो माना कि ये एंगल अल्फा है, तो निकालिए अल्फा कितना आएगा। आप कहोगे सर 1 × sin 30 इक्वस टू 6 sin थीटा, 6 sin थीटा। तो sin थीटा इक्वस टू क्या आ गया हैं 1/2, और ये 6 1/12, अरे यही आया ना, sin थीटा इक्वस टू 1/12। तो थीटा इक्वस टू sin इनवर्स 1/12। अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, अल्फा निकालो फटाफट, कितना आया निकाल लोगे, सिंपल है। 6 sin थीटा इक्वस टू क्या लिख दोगे 3 sin अल्फा। अरे तरीका वही लगाना है, यहाँ भी लगा दिया यहाँ भी लगा दिया, स्नेल्स लॉ, जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। अगला, अब की बार बताइए फटाफट क्या करेंगे। ये आया 30 डिग्री, तो क्या करेंगे भाई, किधर जाएगी लाइट रे, टुवार्ड्स नॉर्मल थीटा पे, तो ये भी थीटा होगा। फिर से टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगी अल्फा पे, तो ये भी अल्फा होगा। फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, वो मान लिया कि आ गया बीटा, ले लो कुछ, ठीक है। तो तरीका वही होगा, 1 × sin 30 इक्वस टू 4 sin थीटा। अरे क्या लिखोगे 1 × sin 30 इक्वस टू 4 sin थीटा। फिर लिखोगे 4 sin थीटा इक्वस टू 8 sin अल्फा। अरे चेक करो, फिर लिखोगे 8 sin अल्फा इक्वस टू 2 sin बीटा। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्यों ना मैं इसको ही इसके बराबर कर दूं। अरे मेरा प्रश्न इतना ही रह गया, 1 sin 30 इक्वस टू 2 sin बीटा। अरे चेक करो, अरे मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो ये आ गया ना। धीरे धीरे दिखने लग जाएगा आपको। तो बीच के करने की ज़रूरत नहीं है, पहले और लास्ट में लगा देंगे अपन, दिख गया, पहले और लास्ट में लगा देंगे स्नेल्स लॉ। अगला सवाल,
इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, ये है 60 डिग्री। बताइए थीटा कितना आएगा? क्या है भाई, कितना है आंसर? हैं? तो क्या हुआ? मतलब क्या भाई, आपने कहा कि यहाँ के लिए सोल्व करें इसको, तो आप कहोगे क्या 2 sin 60 इक्वस टू 1 sin थीटा। किधर जाएगी यार? 2 से 1 में इधर कहीं जा रही होगी, ये थीटा है मान लो, इधर कहीं जा रही होगी, ये थीटा है, तो 1 sin थीटा। तो आपने कहा साइन थीटा इक्वस टू क्या आ गया भैया? 2 इंटू √3/2। कितना आ रहा है? यही ना, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी? √3। और साइन थीटा की वैल्यू √3 निकालेंगे तो मैथ्स के मास्टर जी मारेंगे, बोले ये क्या कर रहे हो, है ना? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बचपन से सीखते आए हैं, कितनी होती है? -1 से +1 के बीच एग्जिस्ट करती है, तो +1 से ज़्यादा हो गई, तो गड़बड़ क्या? स्नेल्स लॉ गलत हो गया क्या? स्नेल्स लॉ गलत हो गया क्या? क्यों हो गया होगा, क्या पता? क्या बोला स्नेल्स लॉ में कि इफ लाइट रे एग्जिस्ट इन बोथ मीडियम्स देन इट इज एप्लीकेबल। यही तो कहा था कि लाइट रे एग्जिस्ट करती है तो लगाएंगे हम। तो अब नहीं लग रहा, गलत आ गया, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करती होगी, इसका मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं करती होगी, वापस जाएगी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर के। अरे वापस, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि 100% रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अरे पढ़ा था ना कि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कि लाइट को 100% क्या करा दे? रिफ्लेक्ट करा दे, रिफ्लेक्ट करा दे। तो वो भी पढ़ा था, तो बड़ा लोचा तो है, गड़बड़ तो है मामला यहाँ पे। लेकिन ये एक विशेष फेनोमेना है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये वापस लौट जाएगी, वापस लौट जा रही है, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये घटनाक्रम हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जाना तो चाह रही थी, किसी और एंगल पे होती तो क्या पता चली भी जाती 2 से 1 वाले मीडियम में भी, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू 1 से क्या आ गई है? बड़ी, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब लाइट रे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखिए इसको, बात को, इट मीन्स light ray will not exist in medium 1. It means light ray will not exist in medium 1. लाइट रे एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें पता है कि, चेंज करके लिखिए, हमें पता है कि लाइट जब किसी बाउंड्री पर पहुंचती है, हमें पता है कि लाइट जब किसी बाउंड्री पर पहुंचती है तो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली ट्रांसमिट होती है। पर इस ऊपर वाले केस में, इस केस में ट्रांसमिट तो नहीं होगी, पर इस केस में ट्रांसमिट तो नहीं होगी। तो क्या कहोगे भाई?
ट्रांसमिट तो नहीं होगी। इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। अरे हम जमीन पानी के पास खड़े तो हमारा चेहरा भी दिखता है और ज़मीन भी दिखती है, तो थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ज़मीन से आ रहा है और हमारा चेहरा भी दिख रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्शन होगा। इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल क्यों बोला? इंटरनल इसलिए बोला कि जिस मीडियम में आ रही थी उसी मीडियम में वापस लौट गई, तो इंटरनल बात हो गई, वो उसी मीडियम की उसी में वापस लौट गई है। ठीक है, ये है। तो अब हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग बात आई कि भैया लाइट रे किसी सरफेस पे गिरती है तो वो वापस भी जा सकती है, वो वापस भी जा सकती है। तो इस पर थोड़ा हम होमवर्क कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं कब क्या होगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर इसके अलावा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो इन्वेस्टिगेशन ऑफ TIR, इन्वेस्टिगेशन ऑफ TIR। इन्वेस्टिगेशन ऑफ TIR। तो भैया रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट रे, तो क्या होगा, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये यहाँ पे आई, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम ही आएगा। अरे कम ही आएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगी थीटा की। अरे एक से बड़ी तो नहीं आएगी, ये तो थीटा की सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, छोटी आ रही, इससे तो छोटा ही आ रहा है। तो इस केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किस केस में नहीं है प्रॉब्लम? जब लाइट रे किस में जाए, रेयरर से डेंसर में, तो दिख रहा है थीटा कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, उससे छोटा है थीटा, तो साइन थीटा वैल्यू छोटी आएगी, ऊपर वाले में जो बनेगी उससे। ठीक है, तो लिख दो फर्स्ट पॉइंट, रेयरर से डेंसर में रेयरर से डेंसर में कभी मत डरना, रेयरर से डेंसर में कभी ना डरना, अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो इतना तो हमें एकदम क्लियर हो गया है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, सीधा सीधा हम क्या लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ को लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेयरर से किस में जा रहे हैं, डेंसर में जा रहे हैं, तो डरना किस में, सोचना किस में है, जब लाइट रे किस में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तब हमें सोचना है, तब सोचने की ज़रूरत है। एक बात क्लियर हो गई हमारे सामने, ये लाइट रे यहाँ आई, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब ये एंगल θ1 है, अब मैंने इसको बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, अरे पहले ये था, अब मैंने बढ़ा दिया इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया ऐसे θ2, तो इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये और बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, इधर जाएगा। अब मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बे, अरे पहले ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी लाइट रे, आ जाएगी कि नहीं ऐसी सिचुएशन, और मैं उसको और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो जाएगी नहीं, जाना ही बंद कर देगी, वापस आ जाएगी। अरे समझ गए, और थोड़ा बढ़ाऊंगा तो जाएगी नहीं, वापस आना शुरू हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, TIR होने लग जाएगा, जाएगी नहीं आगे वाली के अंदर। ठीक है, लिखिए इस बात को, इफ लाइट गोज फ्रॉम, if light goes from denser to rarer, if light goes from denser to rarer, we have to check, we have to check, because it might get TIR, because it might get TIR, डेंसर से रेयर में जाएगी तो TIR होने के चांसेस हैं,
तो हमें चेक करना है। लिखिए लाइन चेंज करके, एंगल बड़ा होने पर TIR का चांसेस बढ़ रहा है। एंगल बड़ा होने पर TIR का चांसेस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो TIR होने का चांसेस बढ़ता चला जा रहा है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। यहाँ लाइट रे आई किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और वो एंगल मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि ये लाइट रे इसके पैरेलल हो जाए, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए। ठीक है, ऐसे हो जाए, मतलब ये एंगल कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इससे थोड़ा भी ज़्यादा किया तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट, ट्रांसमिट नहीं होगी। समझ गए? तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम क्रिटिकल एंगल को। स्नेल्स लॉ लगाता हूँ मैं यहाँ पे, क्या लगाऊँ? म्यू डेंसर इंटू साइन थीटा सी इक्वस टू म्यू रेरर इंटू साइन 90। अरे यही करेंगे तो क्या करूँ? साइन थीटा सी इक्वस टू बोलो म्यू आर अपॉन म्यू डी। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो थीटा सी इक्वस टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। अरे चेक करो, थीटा सी इक्वस टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। इसी को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल। इसी को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, ध्यान रखोगे। साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी को लिख दीजिए। क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड फॉर एनी बाउंड्री critical angle is defined for any boundary. It is defined as theta c equals to sin inverse. It is defined as theta c equals to sin inverse mu r by mu d. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल सिर्फ एक नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो बताइए क्रिटिकल एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल कितना है? तो आप कहोगे थीटा सी है सर साइन इनवर्स कितना? 4/3 हो सकता है क्या? नहीं, तो भूल भी जाओगी कौन ऊपर कौन नीचे, तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। अबे साइन की पॉसिबल वैल्यू ही नहीं आएगी, नहीं तो बड़ा ऊपर कर दिया तो 1 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो सीधा क्या इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि लाइट रे इससे इसमें आ रही है, इससे इसमें आ रही है? नहीं, क्रिटिकल एंगल किसका होता है? सरफेस का होता है, वो इतना है। यूज होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। आपसे कहा ये 1 है, ये 2 है, बताइए क्रिटिकल एंगल इस सरफेस का, तो आप क्या कहोगे? साइन इनवर्स 1/2। अरे समझ गए? आपको सरफेस बना दी ऐसी, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है। बताइए इस फर्स्ट सरफेस का क्रिटिकल एंगल बताइए। साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, आपको कहा इस सरफेस का क्रिटिकल एंगल बताइए। थीटा सी इक्वस टू साइन इनवर्स 3/4। छोटा ऊपर बड़ा नीचे, हर सरफेस का यही होता है। दैट्स इट। समझ गए बात को? यही होता है। निकाल लोगे? क्रिटिकल एंगल सरफेस का होता है। उसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि लाइट रे किस से किस में जा रही है। लिखिए अब ये जो लिखवा रहा हूँ यही 4 बातें काम आएंगी आपको, जो 4 लाइनें अब लिखवा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है,
अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो बिना सोचे समझे स्नेल्स लॉ लगाएं। स्नेल्स लॉ लगाएं। और अगर लाइट रे अब जो लिखा रहा हूं यही बातें काम की है बस। और अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालें। फिर 3 केस हो सकते हैं। डेंसर से रेयर में जा रही तो सबसे पहले चेक करना है क्रिटिकल एंगल। फिर 3 केस हो सकते हैं। केस 1, आई इज लेस देन थीटा सी। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए तो किधर जाएगी? फिर तो जाएगी। तो बिना ड्रे स्नेल्स लॉ लगाएं। आई क्या हो जाएगा? लेस देन थीटा सी है, तो लिख दो अप्लाई स्नेल्स लॉ। देन अप्लाई स्नेल्स लॉ, ये जो भी एंगल आएगा लग जाएगा स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो। केस 2 क्या होगा भाई बताओ? केस 2, आई इक्वल टू थीटा सी पे ही आई लाइट रे, तो क्या कहोगे आप? ये है थीटा सी, तो थीटा सी पे है तो पैरेलल चली जाएगी इसके। अरे यही ना 90 डिग्री पे। देन इट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग इमरजेंस। इसको क्या कहेंगे? ग्रेजिंग इमरजेंस कहेंगे। और केस 3 क्या है? आई इज ग्रेटर देन थीटा सी पे आ जाए लाइट रे, तो कब की बात है? जब डेंसर से रेयर में जा रही है तब की बातें कर रहे हैं हम ये सारी। आई ग्रेटर देन थीटा सी, तो क्या होगा भाई? लाइट रे क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। TIR टेक्स प्लेस। नो रिफ्रैक्शन, ब्रैकेट में लिख दो नो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, TIR टेक्स प्लेस। इतनी बात जो हमने अभी तक पढ़ी है, कल पढ़ी थी और आज पढ़ी है, इतनी बात से रे ऑप्टिक्स का लगभग आधा चैप्टर खत्म होता है। आधा चैप्टर इसी बात पे है। 2 तरह के सवाल आते हैं रे ऑप्टिक्स में। एक तो होगा क्या होगा लाइट रे का, तो क्या होगा लाइट रे का, उसमें स्नेल्स लॉ लगाना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगाना है, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ये ज्योमेट्री लगानी है कि ये एंगल इतना, ये एंगल इतना, ये एंगल इतना, बस और कुछ भी नहीं। और यही जेईई एडवांस में सबसे ज़्यादा आते हैं। इसी तरह के सवाल जेईई एडवांस में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी इतना ही लेते हैं। थैंक यू।